नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, 17 अक्टूबर को आपका जूनियर एडिट का पेपर है। उसमें आपके लिए मैं सीरीज ला रहा हूँ सामान्य ज्ञान की, जो 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लिए आएंगे सभी सब्जेक्ट के लिए। सॉरी। तो इसमें आपको 50 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट में दूंगा आपको। इसमें मैराथन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है भाई। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख केंद्रों में प्रतिमाओं की ढलाई लोकप्रिय थी। जो सिंधु घाटी थी उसमें जो प्रतिमा थी उनकी ढलाई किस में की जाती थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें आपका ब्रोंज, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है इसमें चांदी और चौथा ऑप्शन है इसमें आयरन। तो इसमें जो प्रतिमाओं की ढलाई हुआ करती थी सिंधु घाटी में, तो वो हुआ करती थी ब्रोंज में। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्रिका टाइम ने किस पर्सन ऑफ ईयर 2020 चुना, यानी कि किस व्यक्ति को इसने पर्सन ऑफ ईयर 2020 चुना है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अंजेला मार्केल, दूसरा ऑप्शन कमला हैरिस, तीसरा ऑप्शन जो बाइडेन और चौथा ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि इनमें से कौन सा आपका राइट होगा? देखो, इसमें आपका जो अमेरिका के भी न्यू राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, उसको पर्सन ऑफ ईयर 2020 चुना हुआ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव कौन है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है इसमें HL दत्तू, दूसरा ऑप्शन है इसमें प्रफुल्ल चंद पंत, तीसरा ऑप्शन है जयदीप गाविंद और चौथा ऑप्शन है ज्ञानेश्वर मनोहर मूडे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है भाई, HL दत्तू इसमें आपका पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो 15 महासचिव है वो है HL दत्तू। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले साम्राज्य संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है भाई, भारत के पहले साम्राज्य संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है गुप्त, दूसरा ऑप्शन है नंद, तीसरा ऑप्शन है मौर्य और चौथा ऑप्शन है शुक। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि नंद। नंद जो है पहले ऐसे साम्राज्य संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है धुम्बा, तीसरा ऑप्शन बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है इसमें अहमदाबाद। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, अहमदाबाद। भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला जो है उसका जो मुख्यालय है वो है अहमदाबाद में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है? ठीक है भाई, भारतीय संविधान के किस भाग में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है भाग 17, दूसरा ऑप्शन है भाग 14, तीसरा ऑप्शन है भाग 16 और चौथा ऑप्शन है इसमें भाग 15। तो इसमें जो कुछ वर्गों का विशेष प्रावधान है वो है भाग 16 में। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई है? जो महाभारत है वो किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी, दूसरा ऑप्शन है कालिदास, तीसरा ऑप्शन वेदव्यास और चौथा ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है भाई, जो आपका महाभारत है वो आपका वेदव्यास ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? वेदव्यास ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? किस ताप पर अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें आपका
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है -273.15 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है -270 डिग्री सेल्सियस। और चौथा ऑप्शन है इसमें आपका ब्लैक तापमान, ठीक है भाई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, जो अणु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, वो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 600 ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी में कितने महाजनपद थे? ठीक है भाई, देखते हैं कितने महाजनपद थे। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 24, और भाई तीसरा ऑप्शन है इसमें 18, और चौथा ऑप्शन है इसमें 12। तो इसमें जो आपके महाजनपद थे वो थे आपके 16, ठीक है भाई। 6वीं शताब्दी में जो जनपद थे वो इसमें 16 थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? यानी कि वो कौन सा शासक है जिसने जीटी रोड का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है इसमें अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है इसमें शेरशाह सूरी, और चौथा ऑप्शन है इसमें रजिया सुल्तान। तो इसमें जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था वो क्या था? शेरशाह सूरी ने। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार के प्रमुख कौन है? भारत के सरकार के प्रमुख कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है इसमें प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। तो इसमें आपका इसमें जो आपका भारत सरकार का जो प्रमुख है वो आपका है प्रधानमंत्री, ठीक है भाई। आपका इसमें प्रधानमंत्री राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं, तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन केरल, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो है आपका उड़ीसा में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को दिया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, विनोद खन्ना, दूसरा ऑप्शन राजेश खन्ना, तीसरा ऑप्शन रजनीकांत, और चौथा ऑप्शन धर्मेंद्र, ठीक है भाई। तो इसमें जो आपका 2021 दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2021 दिया गया है वो दिया गया है भाई रजनीकांत को, ठीक है भाई। और 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है विनोद खन्ना को मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को है, और 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको है भाई? रजनीकांत को है, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, रजनीकांत को। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये 12वें व्यक्ति है दक्षिण भारत के, ठीक है, दक्षिण भारत के 12वें व्यक्ति है जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल बनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इसका पहला ऑप्शन है 17 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 31 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है फिर ये दूसरा नहीं है भाई, आपका तीसरा ऑप्शन है इसमें 11 अगस्त, और चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 29 अगस्त। चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? जो आपका काकोरी कांड हुआ था उसमें कह रहा कि कौन शामिल नहीं था। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है इसमें अशफाक उल्ला खां, तीसरा ऑप्शन है इसमें भगत सिंह, और भाई चौथा ऑप्शन है इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठीक है भाई। तो जो काकोरी कांड था उसमें आपके भगत सिंह शामिल नहीं थे, ठीक है भाई, भगत सिंह शामिल
नहीं थे। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें राइट है। रामप्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे, अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे और राजेंद्र नाथ लाड़े भी शामिल थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस हिस्से में नागरिकता से संबंधित वाले अनुच्छेद शामिल है? जो आपका संविधान में नागरिकता से संबंधित वाला अनुच्छेद शामिल है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भाग 3, ऑप्शन 2 भाग 2, ऑप्शन 3 भाग 7 और ऑप्शन 4 भाग 4। ठीक है भाई। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसमें भाग 2। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौलिक अधिकार का दर्जा किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है भाई, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किस संशोधन में किया गया है? तो इसमें भाई आप ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 86वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 85वां संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका जो 86वां संशोधन है, ठीक है भाई, वो मौलिक अधिकार संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हाल ही में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में किस जंक्शन का नाम बदल दिया गया है? ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश में जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को पहले किस नाम से जानते थे वो पूछ रहा है कि किस नाम में बदल दिया गया है। पहला ऑप्शन है इसमें भाई मुगल सराय जंक्शन, दूसरा ऑप्शन है पेड़ापल्ली जंक्शन, तीसरा ऑप्शन है इसमें जोला रपेताई जंक्शन और चौथा ऑप्शन है यशवंतपुर जंक्शन। तो इसमें जो आपका दीनदयाल उपाध्याय नाम बदल, पहला मुगल सराय था भाई, ऑप्शन इसमें पहला हो जाएगा। मुगल सराय जंक्शन को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम बदल दिया गया। 1857 की क्रांति में भाई इनको दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय जंक्शन पर मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए इनका नाम बदल करके दीनदयाल रख दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी डैश के किसी भाग में नहीं बहती है, यानी कि वो कौन सा राज्य है जिसमें कावेरी नदी नहीं बहती? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है इसमें केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें पहला हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी किसी भी भाग में नहीं बहती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें जबलपुर, दूसरा ऑप्शन देहरादून, तीसरा ऑप्शन कोयम्बटूर और चौथा ऑप्शन है शिमला। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो वन अनुसंधान है वो आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है भाई, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आकाश का नीला रंग प्रकाश के डैश के कारण होता है। जो प्रकाश का नीला रंग है वो किस कारण होता है? तो इसमें आप ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है फैलाव, दूसरा ऑप्शन है परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश का नीला रंग होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया? ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा ऑप्शन है आराम शाह, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो जो दिल्ली का अलाई दरवाज़ा है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है भाई, आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दिल्ली पहली बार डैश के अंतर्गत एक साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है भाई, जो दिल्ली पहली बार डैश के अंतर्गत एक साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें भाई। पहला ऑप्शन है लोधी वंश, दूसरा ऑप्शन है खिलजी वंश, तीसरा ऑप्शन है तुगलक राजवंश और चौथा ऑप्शन है भाई राजपूत राजवंश। ठीक है भाई, तो इसमें आपका
ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। राजपूत राजवंश के अंतर्गत इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। केरल राज्य में, दूसरा ऑप्शन है ओडिशा राज्य में, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु राज्य में, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य में। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका आंसर दूसरा, ओडिशा राज्य में झील का झील है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, आपका जो साइलेंट वैली है वो किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है इसमें केरल, तीसरा ऑप्शन है इसमें उड़ीसा और वह चौथा ऑप्शन है इसमें छत्तीसगढ़। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है भाई, कौन से दिन मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 10 फरवरी, दूसरा ऑप्शन है 4 फरवरी, तीसरा ऑप्शन है 28 फरवरी और चौथा ऑप्शन है 22 मार्च। तो इसमें आपका राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है वह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संसद के उच्च सदन में कार्यकाल का कार्यकाल है, यानी कि कितने वर्ष का कार्यकाल उच्च सदन का होता है? जो भारत के संसद का उच्च सदन है वो कितने वर्ष के लिए होता है? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 2 वर्ष। तो इसमें आपका इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है भाई, 6 वर्ष इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्रीय विषय था। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसका केंद्रीय विषय क्या था भाई? पहला ऑप्शन डिजिटल अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है समावेशी विकास, तीसरा ऑप्शन है गरीबी हटाओ और चौथा ऑप्शन है भारत को शक्तिशाली बनाना। तो बताओ भाई इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहेगा आपका? ठीक है भाई, देखो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो केंद्र सरकार का विषय था वो था समावेशी विकास, यानी कि सबका विकास, सबका विकास सबका साथ। ठीक है भाई, तो इसमें समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त पद्धति किसने लागू की, यानी कि किस सन में लागू हुई? जो स्थायी बंदोबस्त पद्धति है वो किसने किस वर्ष लागू की? ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1802 में, दूसरा ऑप्शन है 1765 में, तीसरा ऑप्शन है 1822 में और चौथा ऑप्शन है 1793 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 30, भारत का ऐतिहासिक इमारत इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? ठीक है भाई, जो आपका इमामबाड़ा है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। अलीगढ़, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है आगरा। ठीक है भाई, ये तीसरा ऑप्शन है आगरा और चौथा ऑप्शन है इसमें लखनऊ। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, लखनऊ में इमामबाड़ा स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है इसमें पटना। तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी स्थित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेंगुर मिट्टी के किस रूप में जाना जाता है? यानी कि जो भारत में रेंगुर मिट्टी है वो किस रूप में जाना जाती है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है एरिड, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है ये यहाँ से आपका भाई चौथा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय। ठीक है भाई,
तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो रेगुर मिट्टी है वो काली मिट्टी के नाम से मशहूर है। इसमें जो आपके धान है वो इसमें उगाई जाती है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। 33वां क्वेश्चन है, कार्बनिक अम्ल में पाए जाने वाला हानिकारक पदार्थ है, तो कौन सा हानिकारक पदार्थ है भाई? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रेड लिकर, दूसरा ऑप्शन है फिनोल, तीसरा ऑप्शन है लाई और चौथा ऑप्शन है दुगध चूना। ठीक है भाई, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोल, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा तत्व जो है वो वर्गीकरण के अंतर्गत यानी कि एनालाइज के अंतर्गत नहीं आता? पहला ऑप्शन है अधातु, दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका धातु, तीसरा ऑप्शन है इसमें जल और भाई चौथा ऑप्शन है उपधातु। तो आपका इसमें जो ऑप्शन 3 है, ठीक है भाई, ऑप्शन 3 है वो वर्गीकरण के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता, जल। ठीक है भाई, जल जो है वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत में लौह अयस्क का सर्वोच्च भंडार है। ठीक है भाई, यानी कि जो सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात है वो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है लिमोनाइट और चौथा ऑप्शन है सीडोसाइस्ट। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हेमेटाइट लौह अयस्क का सर्वोच्च भंडार है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह है। भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह जो है, ऑप्शन देख लेते हैं, आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है रोहिणी, तीसरा ऑप्शन है इसमें इनसैट और चौथा ऑप्शन है SSLV फर्स्ट। ठीक है भाई, SASLV फर्स्ट जो आपका है। ठीक है भाई, इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, भारत की प्रथम महिला, ठीक है भाई, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी भाई या कौन है थी? पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी और चौथा ऑप्शन है रुक्मणी देवी अरुंडले। ठीक है भाई, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है भाई, और ये कहाँ की थी भाई? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में एक बाह्य संरक्षण क्षेत्र नहीं है? ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है असी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है मानस राष्ट्रीय उद्यान, चौथा ऑप्शन है इसमें भाई नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें पहला। ठीक है भाई, बनेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के कॉमनवेल्थ खेल डैश कहाँ हो गए? ठीक है भाई, 2022 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो गए? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, पहला ऑप्शन है मलेशिया, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन है यूके और चौथा ऑप्शन है यूएई। तो इसमें आपके यूके में 2022 के कॉमनवेल्थ खेल हो गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद में निपुण थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो किस वाद में निपुण थे? ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है इसमें सरोद, दूसरा ऑप्शन है इसमें शहनाई, तीसरा ऑप्शन है संदूर, चौथा ऑप्शन है सारंगी। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां शहनाई में निपुण थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, यानी कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, जवार, दूसरा ऑप्शन है इसमें मक्का, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली और चौथा ऑप्शन है इसमें गेहूँ। ठीक है भाई, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है इसमें
गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। किसकी है भाई? रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा रासायनिक तत्व सभी अम्लों में सामान्य है? कौन सा रासायनिक तत्व सभी अम्लों में सामान्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा ऑप्शन है इसमें नाइट्रोजन। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन जो है, सॉरी, हाइड्रोजन जो है इसमें रासायनिक सभी अम्लों में सामान्य होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है यू आर गुड। ठीक है भाई, 637 का अर्थ है वी आर बैड और 358 का अर्थ है गुड एंड बैड। इस भाषा में जो एंड शब्द है उसकी संख्या प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है इसमें आपका 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा इसमें 8। ठीक है भाई, जो इसमें मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन ले रखे हैं, मैंने रीजनिंग मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको सोल्व करा रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें आप आंसर देख लेना, तो इसमें आंसर इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। ठीक है भाई, अभी कह रहा कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म है। अगर एडी है तो आदमी है, यानी कि आदमी में एडी होगी, तो खुर किसके अंदर होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पैर, दूसरा ऑप्शन है इसमें कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है इसमें घोड़ा और चौथा ऑप्शन है इसमें जूता। जो खुर होते हैं वो घोड़े में होते हैं। ठीक है भाई, जैसे एडी आदमी के साथ है ऐसे खुर घोड़े के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, यदि a बराबर 1 है और a एंड d बराबर 19 है, ठीक है भाई, और b a t बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा कि यहाँ से क्या आएगा। देखो आपको मैं बता दूँ, पहले ABCD लिख लो और उन पे उनके नंबर लिख लो। ठीक है भाई, तो a जो है वो 1 पे है, ठीक, और वो कह रहा कि a एंड d बराबर 19 है, तो a 1 पे है तो n आपका जो है वो 14 पे है, ठीक, और d आपका 4 पे है। इन सबको जोड़ कर दो। ठीक है भाई, देखो जो आपका a है वो 1 है, ठीक, और आपका n जो है वो 14 पे है, ठीक भाई, प्लस कर देंगे, और जो आपका d है वो 4 पे है। इन सब का योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका 19। ठीक, a एंड d का योग जो है 19 है, तो इसमें पूछता है b a t का योग क्या होगा। तो b a t का योग पूछ रहा, तो b कितने पे है भाई, b इसमें आपका है 2, ठीक भाई, और a कितना है इस पे 1, और t कितना है इस पे भाई आपका, t इसमें आपका है 20 पे, ठीक, 20 और 1 21, 21 और 2 23। ठीक है भाई, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें 23 आएगा, यानी कि बी ए टी का जो आंसर है 23 है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होगा जैसे 45वां क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है। यदि a बराबर 1 है तो p a t बराबर 37 होगा, तो t a p बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ से क्या आएगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 37, दूसरा ऑप्शन है इसमें 38, तीसरा ऑप्शन है इसमें 40 और चौथा ऑप्शन है इसमें 39। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। ठीक है भाई, टी ए पी का जो योग आएगा वो 37 आएगा। जैसे मैंने आपको 45वां क्वेश्चन समझाया है, इसी प्रकार आपका ये 46वां क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि बी डी एफ एच अनुपात ओ एम के आई समानुपात जी एच आई के अनुपात क्वेश्चन मार्क।
देखो जैसे BDFH से शब्द बन रहा है OMKI, तो ये कह रहा है कि GHIK से कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त होगा, कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, इसमें रीजनिंग जो मैंने करा रखी है। ठीक है भाई, पहली रीजनिंग की जो क्लास ली थी मैंने आपकी, उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 48, किसी कोड में क्लॉक को KCOLE की तरह लिखा जाता है, तो इस शब्द को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ किस तरह लिखे। देखो इसने क्या करा, जो क्लॉक है, क्लॉक का जो बाद का शब्द है वो सुर में ले लिया, फिर के उसके बाद का शब्द फिर उससे अगला नेक्स्ट ले लिया, फिर उस O उससे अगला नेक्स्ट ले लिया, L उससे अगला नेक्स्ट ले लिया, C उससे अगला नेक्स्ट ले लिया। इसी प्रकार स्टेम में कर देंगे, जो सबसे बाद का शब्द है वो सबसे शुरू में लेंगे। ठीक है भाई, फिर P लेंगे, फिर E लेंगे, फिर T लेंगे और फिर आप S लेंगे। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका पहला। ठीक है भाई, पहला आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है भाई, देखो पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा ऑप्शन है पैर, तीसरा ऑप्शन है फेफड़े और चौथा ऑप्शन है इसमें कान। देखो कॉमन सेंस लगाना है, ये कह रहा है कि 3 समान है, एक अलग है। तो देखो हाथ भी हमारे बाहर है शरीर के, पैर भी हमारे शरीर से बाहर है। ठीक है भाई, और कान भी हमारे शरीर से बाहर है। जो फेफड़े है वो हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहा। ठीक है भाई, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो शरीर के अंदर है, इसलिए यही अलग है, यही विषम है, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 50, तो लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन है 49, दूसरा ऑप्शन है 63 और तीसरा ऑप्शन है इसमें 77 और चौथा ऑप्शन है इसमें 81। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, जो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 4th। ठीक है भाई, 4th आंसर इसमें राइट हो जाएगा, 81 इसमें आपका आएगा। ठीक है भाई, मेरा चैनल का नाम है CS स्टडी BC और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इसी तरह से मैं मैराथन क्लास चलाऊंगा 50-50 क्वेश्चन की, सामान्य ज्ञान से संबंधित की। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।